हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, जो बीपीएससी, एसएससी, प्रधान शिक्षक या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसे आप ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जहां सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्य, जो गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त हैं, 4 सदस्यों के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसमें वहाँ उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीयों को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया, जो एक पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराज और तीसरे थे सर दिनकर राव। पर इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था। यह वित्तीय विषयों पर कोई चर्चा नहीं कर सकती थी। यह परिषद केवल सलाह दे सकती थी, कोई वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। बजट पर चर्चा करने की शक्ति तो दे दी गई, पर उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इसी अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें सही आंसर हो जाएगा, हम इसमें सुमेलित करते हैं। पहला है नियंत्रक मंडल की स्थापना। नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनैतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना विनियमन अधिनियम 1773 है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तीसरा है ईसाई मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो ये चार्टर अधिनियम 1813 सही है। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। चौथा है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसका भी सही आंसर है
चार्टर अधिनियम 1833। तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले, इसे याद रखिएगा। विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? ऑप्शन है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। सही आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सही आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध के नाम दो नए प्रांत बनाए गए। इसी अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। और सही आंसर होगा सी, गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया। इन शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेश, प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देसी रियायतों में इनमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वहाँ के जो देसी रियायतें थीं वो इसमें शामिल होने से इनकार कर दिए थे, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सका। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। यह अधिनियम धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारत की संघात्मक
व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारत की जो संगठनात्मक व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। भारत की संगठनात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। कनाडा के संविधान केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अविशिष्ट शक्तियाँ जो अनुच्छेद 248 पर है, विधि बनाने का अधिकार संसद को है। भारत के अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करने का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है, आप इसे सुमेलित कर सकते हैं। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। समवर्ती सूची जो संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारत राज्य का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व व्यवस्था है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत आता है कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो इसमें सही है आपका ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। प्रारंभिक अमेरिका संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता है, परंतु अमेरिका गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो सही आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से।
संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव जो 1946 में हुआ था में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1886, 1951, 1891, 1956, 1877, 1961, 1889, 1961। तो सही आंसर हो जाएगा 1891, 1956। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पे है नहीं था। ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947, 30 जून 1949। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, तब बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखिएगा इसे, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या इसे उद्देशिका भी कहते हैं का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसमें 2 क्वेश्चन समाहित है। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी हैं। दूसरा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य
के.एम. मुंशी हैं। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णामाचारी हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है 7, 9, 11, 15। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। इसमें सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, के.एम. मुंशी। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार B.N. राव थे। सही आंसर हो जाएगा B.N. राव। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव, जिसे B.N. राव कहा जाता है, को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन है एन गोपाला स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। सही तो इस संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे तथा इनके अतिरिक्त इस समिति के 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जो हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र। इनके त्यागपत्र देने के पश्चात एन माधव राव ने पद संभाला था। B.L. मित्र जब अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों के लेकर त्यागपत्र दे दिए तो एन माधव राव ने उनके स्थान को संभाला था। D.P. खेतान, उनकी मृत्यु होने के पश्चात T.T. कृष्णामाचारी ने उनके पद को संभाला था। सही आंसर हो जाएगा आपका एन गोपाला स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य इन चारों में ये 2 ही थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों का हस्ताक्षर किए गए तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन है वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में। तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1950 में।
जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आचार्य J.B. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था में पूर्ण स्वराज की घोषणा की तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला अध्याय है भारतीय संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, इससे संबंधित हम प्रश्नों को लेकर आएंगे। इसे देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और भी इससे संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।